अभी हम लोग बात करते हैं कंपाउंडिंग के बारे में, कंपाउंडिंग अंडर फीमा। तो सबसे पहले कंपाउंडिंग मतलब क्या होता है? सेटलमेंट। ठीक है, मतलब तुम समझो कि तुम्हारे पे कुछ पेनल्टी, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर तुम्हारे पे कुछ पेनल्टी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी तुम्हारे पे कुछ पेनल्टी इम्पोज किया है। तो वो पेनल्टी तुमको मतलब तुमको ज़्यादा लग रहा है तो तुम जा रहे सेटलमेंट कराने, मतलब अमाउंट को कम कराने पेनल्टी को। तब उस केस में अच्छा, कंपाउंडिंग तो सिर्फ फाइन का हो सकता है, फाइन को तुम उसको कम कराने जा रहे हो। तो कौन कंपाउंड कर सकता है? हम पढ़ा था कि कंपाउंडिंग या तो आरबीआई कर सकता है, कुछ कुछ ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई कर सकता है, कुछ कुछ ऑफिसर्स ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर सकता है। ठीक है, तो फ्लोइंग कौन कौन कंपाउंड कर सकता है? देखो इसमें फेमा में ऑब्जर्व करो एक सेकेंड। ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई कर सकता है। ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई कर सकता है एज मे बी ऑथराइज इन दैट बिहाफ बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो जो ऑफेंस है वो नॉट इन कंट्रावेंशन अंडर सेक्शन 3A ऑफ फेमा है। ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ ईडी कर सकता है नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर और डिप्यूटी लीगल एडवाइज़र। ठीक है, अगर वो ऑफेंस जो है इज इन कंट्रावेंशन ऑफ 3A ऑफ फेमा है। 3A क्या है? हवाला ट्रांजैक्शन। अगर वो हवाला ट्रांजैक्शन का बात है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, अगर वो हवाला ट्रांजैक्शन का नहीं है तब उस केस में ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई कर सकता है। ठीक है, तो ये जो हवाला ट्रांजैक्शन मतलब क्या? डीलिंग इन या फिर ट्रांसफ़र कर रहा है तुम कोई भी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन जो कि ऑथोराइज नहीं है, तब हवाला ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो अगर तुम्हारा ऑफेंस जो है इज नॉट इन कंट्रावेंशन अंडर 3A ऑफ फेमा, एक सेकेंड ये चेक कर ही लेता हूँ। सही है। इफ द ऑफेंस नॉट इन कंट्रावेंशन अंडर 3A ऑफ फेमा है तब उस केस में ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई कंपाउंडिंग कर सकता है, जो नोटिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एज में बी ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ। या अगर तुम्हारा जो ऑफेंस है वो इन कंट्रावेंशन अंडर 3A ऑफ फेमा है तब उस केस में ऑफिसर्स ऑफ ईडी जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर या डिप्यूटी लीगल एडवाइज़र है, उन लोग तुम्हारा कंपाउंडिंग कर सकते हैं। 3A क्या हो गया कि तुम मतलब फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी ट्रांसफ़र कर रहा है किसी भी अनऑथराइज पर्सन को, हवाला ट्रांजैक्शन कर रहा है। अब आरबीआई कैसे कंपाउंड करता है? दो जन कर सकता है, आरबीआई का ऑफिसर्स और ऑफिसर्स ऑफ ईडी। अगर 3A से इन्वॉल्व नहीं है तो आरबीआई का ऑफिसर, अगर 3A में कंट्रावीन किया है तो ऑफिसर्स ऑफ ईडी होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर या डिप्यूटी लीगल एडवाइज़र। या अगर तो आरबीआई कब करेगा? अगर तुम्हारा जो सम इन्वॉल्व है 10 लाख या उससे कम, अगर जो तुम्हारा सम इन्वॉल्व है 10 लाख या उससे कम तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई कंपाउंडिंग करेगा, एजीएम। अगर तुम्हारा जो सम इन्वॉल्व है इन सच कंट्रावेंशन 10 लाख से ज़्यादा बट 40 लाख से कम, तब उस केस में डीजीएम करेगा, डिप्यूटी जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई। अगर तुम्हारा जो सम इन्वॉल्व है, अच्छा अब देखो लेस देन 40 लैक्स है तो 40 लैक्स कहाँ जाएगा? तो अगर तुम्हारा सम इन्वॉल्व है 40 लैक्स और मोर बट लेस देन 100 लैक्स, तब उस केस में जीएम करेगा, जनरल मैनेजर ऑफ आरबीआई। अगर तुम्हारा सम इन्वॉल्व है 100 लैक्स और मोर तब उस केस में सीजीएम करेगा, चीफ जनरल मैनेजर। और ऑफेंस कंट्रावेंशन तभी कंपाउंडेड हो पाएगा अगर जो अमाउंट इन्वॉल्व है इन सच कंट्रावेंशन इट इज़ क्वांटिफाइबल। अगर क्वांटिफाइबल नहीं है तो कैसे 10 लाख ये सब को तुम क्वांटिफाई कैसे करेगा? तो ये कंपाउंडिंग तभी हो पाएगा अगर जो कॉन्ट्रावेंशन है वो क्वांटिफाइबल है, पहला चीज़। और इसको 4 भाग में तोड़ा गया है, 10 लाख या उससे कम, 10 लाख से ज़्यादा बट 40 लाख से कम। ठीक है, 40 लाख या उससे ज़्यादा बट 100 लाख से कम, 100 लाख या उससे ज़्यादा। अगर 10 लाख या उससे कम है
तो AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर। अगर 10 लाख से ज़्यादा है बट 40 लाख से कम है तो DGM डिप्यूटी जनरल मैनेजर। अगर 40 लाख या उससे ज़्यादा है बट 100 लाख से कम है तो GM जनरल मैनेजर। अगर 100 लाख या उससे ज़्यादा है तब उस केस में CGM चीफ जनरल मैनेजर। तो ये तभी क्वांटिफाइबल हो पाएगा, कंट्रावेंशन तभी कंपाउंडेबल हो पाएगा अगर ये क्वांटिफाइबल है। तो याद रखना 10 लाख या उससे कम AGM, 10 लाख या उससे कम AGM, 10 ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा बट 40 लाख से कम इट इज़ DGM, 40 लाख या उससे ज़्यादा बट 100 लाख से कम इट इज़ GM, एंड 100 लाख या उससे ज़्यादा ये है तुम्हारा CGM। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में क्या होता है, देखो 5 लाख से होता है, इसमें 5 लाख या उससे कम, 5 लाख या उससे ज़्यादा बट 10 लाख से कम, 10 लाख या उससे ज़्यादा बट 50 लाख से कम, 50 लाख या उससे ज़्यादा बट 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा। पाँच लाख या उससे कम, 5 लाख या उससे कम, 5 लाख यहाँ आ जाता है, फिर 5 लाख से ज़्यादा बट 10 लाख से कम, फिर 10 लाख या उससे ज़्यादा बट 50 लाख से कम, 50 लाख या उससे ज़्यादा बट 1 करोड़ से कम, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा। कौन करेगा? अगर 5 लाख या उससे कम है तब उस केस में DD डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट DOE। ये 5 लाख से ज़्यादा है बट 10 लाख से कम है, उस केस में AD एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ DOE। अगर 10 लाख या उससे ज़्यादा है बट 50 लाख से कम है तब उस केस में SD स्पेशल डायरेक्टर ऑफ DOE। अगर 50 लाख या उससे ज़्यादा है बट 1 करोड़ से कम है तब उस केस में SD तो रहेगा ही, SD और साथ में DLA 2 जन रहेगा, SD प्लस DLA। अगर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो DOE खुद रहेगा और साथ में SD रहेगा। और ये तभी कंपाउंडेड हो पाएगा अगर जो कॉन्ट्रावेंशन है वो क्वांटिफाइबल है। तो इसको ऐसे याद रखना, 5 लाख, 10 लाख, देखो 10 लाख, 40 लाख, 100 लाख, ठीक है, 10 लाख, 40 लाख, 100 लाख, और इसमें 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, DD AD SD, DD प्लस SD प्लस DLA, SD प्लस DOE। अच्छा, उसके बाद आता है लिमिट फॉर कंपाउंडिंग। कितना कंपाउंडिंग हो सकता है? बोलता है कि अगर तुम कोई कंट्रावेंशन किया है, ठीक है, समझो तुम्हारा कंपाउंडिंग हो गया, तुम वापस सिमिलर नेचर का ऑफेंस फिर 3 साल के अंदर वापस कंट्रावीन किया है, तब उस केस में कंपाउंडेड नहीं हो सकता। लेकिन 3 साल के बाद किया है तो कंपाउंडेड हो सकता है। मतलब तुम अगर कंट्रावेंशन किया है 3 साल के अंदर, जब तुम्हारा सिमिलर नेचर ऑफ ऑफेंस कंपाउंड हुआ था तब वो कंपाउंडेड नहीं हो सकता। 3 साल के बाद कंपाउंडेड हो सकता है। अगर तुम अपील फाइल कर दिया तो कोई कंट्रावेंशन नहीं, कोई भी कंपाउंडिंग नहीं होगा। या तो तुम अपील करो या तो कंपाउंडिंग करो, दोनों साथ साथ नहीं चल सकता। प्रोसीजर फॉर कंपाउंडिंग कैसे होता है? सबसे पहले तुमको कंपाउंडिंग कराना ऑफेंस, तो सबसे पहले तुम एप्लीकेशन फाइल करेगा कंपाउंडिंग अथॉरिटीज़ को, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल करेगा कंपाउंडिंग अथॉरिटीज़ को, या तो खुद से आइदर सुओ मोटो, या फिर तुमको अगर कोई एडवाइस करेगा तो तुम कि कंपाउंड करा लो, तब उसके बेसिस पे तुम करेगा। सबसे पहले तो एप्लीकेशन देगा कंपाउंडिंग अथॉरिटीज़ को, फिर एप्लीकेशन के साथ साथ तुम फीस जमा देगा 5,000 का बाई वे ऑफ DD। कंपाउंडिंग अथॉरिटी चाहे तो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स या और अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है फॉर कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स, ठीक है। फिर कंपाउंडिंग ऑफिसर जो है
वो कंपाउंडिंग का ऑर्डर पास कर देगा आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 180 दिन के अंदर अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ऐसा लगता है कि जो भी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया था, मतलब कंपाउंडिंग का, वो सीरियस कंट्रावेंशन है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में सस्पेक्टेड है, टेरर फाइनेंसिंग में, या फिर जिससे सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी ऑफ नेशन हिल जाएगा, तब उस केस में वो कंपाउंडिंग अथॉरिटी उसमें प्रोसीड नहीं करेगा एंड वो केस एप्रोप्रिएट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को रेफर कर देगा। जो एक बार सम कंपाउंडेड हो गया उसको 15 दिन के अंदर तुमको पे करना होगा बाय वे ऑफ डीडी। अगर तुम 15 दिन के अंदर पे नहीं करता है तो ऐसा माना जाएगा कि तुमने कभी एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग किया ही नहीं एंड फिर तुम्हारे पे कंट्रावेंशन का प्रोविजंस अप्लाई हो जाएगा। सो सबसे पहले एप्लीकेशन करना है कंपाउंडिंग अथॉरिटी को। एप्लीकेशन या तो सुओ मोटो खुद से कर सकता है या फिर तुमको कोई सजेस्ट किया, तुमको कोई एडवाइस किया, उस बेसिस पे कर सकता है। एप्लीकेशन के साथ साथ फीस जमा देगा 5,000 का बाय वे ऑफ डीडी। कंपाउंडिंग अथॉरिटी चाहे तो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड्स या अदर डॉक्यूमेंट्स बुला सकता है जो रेलिवेंट होगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, फिर विद इन 180 डेज ऑर्डर पास कर देगा। और अगर ईडी को ऐसा लगता है कि सीरियस कंट्रावेंशन है ये प्रोसीडिंग्स में, मनी लॉन्ड्रिंग है, टेरर फाइनेंसिंग है, जिससे सोवरेनिटी या इंटीग्रिटी नेशन का हिल जाएगा, तब उस केस में जो कंपाउंडिंग अथॉरिटी है वो रेमिट कर देगा केस एप्रोप्रिएट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एक बार जो सम कंपाउंड हुआ वो 15 दिन के अंदर तुमको पे करना है, ठीक है, बाय वे ऑफ डीडी। अगर तुम 15 दिन के अंदर पे नहीं करता तो माना जाएगा कि तुमने कोई एप्लीकेशन किया ही नहीं था कंपाउंडिंग का एंड तुम्हारे पे कंट्रावेंशन लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद द फैक्टर्स कंसीडर्ड वाइल कंपाउंडिंग द एप्लीकेशन। क्या क्या फैक्टर्स देखा जाएगा कि तुमने कितना गलत एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज में कितना अमाउंट ऑफ गेन हासिल किया, कितना अमाउंट ऑफ लॉस कॉज किया, मतलब कंपाउंडिंग, मतलब तुम ऐसे ही तुम्हारा कितना वो किया, ऐसे मतलब कंपाउंडिंग का सेटलमेंट करने से पहले देखता है ना कितना बड़ा कांड है, तो तुम्हारा तुमने कितना गलत फ़ायदा उठाया, तुमने कितना गलत नुकसान किया, ठीक है, तुम्हारा इससे इकोनॉमिक बेनिफिट क्या आ रहा है, तुमने क्या वापस इसको रिपीट किया है, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तुम्हारा हिस्ट्री क्या है, ठीक है, एंड तुमने इसका पूरा डिस्क्लोजर किया है ना फुल फैक्ट का। तो इसको हम ऐसे याद रखा है, इट इज़ ग्लैल, अमाउंट ऑफ गेन, अमाउंट ऑफ लॉस, इकोनॉमिक बेनिफिट एंड रिपीटेटिव नेचर ऑफ कंट्रावेंशन। ओके, तो थैंक यू।